नमस्कार। रिपब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। कर्नाटका के अंदर जो एचडी देवेगौड़ा साहब के पुत्र एचडी रमन्ना और उनके पौत्र प्रोज्वल रमन्ना के खिलाफ आरोप लगे हैं और जिस प्रकार की सूचनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से लगीं और एक वीडियो कर्नाटका के अंदर प्रसारित हुआ जो विश्व का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल, विश्व का सबसे बड़ा। जैसे कहा जाता है कि जो चुनावी बॉन्ड है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया, वो सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइम हुआ है जिसमें जबरन वसूली हुई है, डरा धमकाकर पैसा वसूला गया है। और जो वित्त मंत्री महोदया के पति ने भी कहा कि ये विश्व का सबसे बड़ा स्कैंडल है। उसी प्रकार से जो प्रोज्वल रमन्ना का केस है, कर्नाटका के अंदर जो जेडीएस के बड़े नेता हैं, एचडी देवेगौड़ा साहब के परिवार के हैं और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं और आज कर्नाटका के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके द्वारा जो कथित आरोप लग रहे हैं वो विश्व का सबसे बड़ा स्कैंडल है, जिसमें करीब 3000 वीडियोज हैं और करीब 400 देश की बेटियों के साथ अश्लील फोटोग्राफ हैं। सच है गलत मुझे नहीं पता, लेकिन है, आरोप है। जब ये चीज प्रकाश में आई और कांग्रेस वालों ने कहा कि जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता माननीय मोदी जी ने हासन में जाके प्रोज्वल रमन्ना के लिए कन्वेंसिंग की, उनके लिए वोट मांगे और कहा कि इनको दिया गया वोट मुझे दिया हुआ माना जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रायश्चित करना चाहिए, जेडीएस को प्रायश्चित करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि क्योंकि कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की सरकार है, इसलिए कांग्रेस की सरकार ने एचडी रमन्ना के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की और प्रोज्वल रमन्ना के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। खैर, प्रोज्वल रमन्ना तो जिस दिन इलेक्शन हुआ उसके अगले दिन जर्मनी चले गए। अब सुना है कि वहां की जो एसआईटी है, 1 दिन का टाइम दिया है उनको पेश होने के लिए, तो सुना है वो जर्मनी से वापस आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है जब वहां पूरा इलेक्शन खत्म हो जाए कर्नाटका के, तब आए, क्योंकि उनका चेहरा देखकर भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस को जो सीटों का नुकसान होगा उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। कांग्रेस का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको भगाया और भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि कांग्रेस की सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ये मानती थी कि प्रोज्वल रमन्ना आरोपी हैं, न केवल बल्कि दोषी भी हैं। प्रोज्वल रमन्ना का तुरंत इलेक्शन के बाद देश छोड़ के भाग जाना भी ये करीब करीब प्रूव करता है कि वो दोषी हैं, वो मानते हैं कि वो दोषी, वैसे वो कहते हैं कि वो दोषी नहीं है। और ये जो वीडियो प्रचलित हो रही हैं ये एडिटेड हैं और उनके किसी खास आदमी द्वारा एफआईआर भी लिखाई गई है उन महिलाओं के खिलाफ जिन्होंने ये कंप्लेंट लिखाई है। खबर है कि कर्नाटका सरकार ने एचडी रमन्ना साहब, जो एचडी देवेगौड़ा साहब के पुत्र हैं और प्रोज्वल रमन्ना के पिता हैं, जो भी इस कांड में भी लिप्त हैं, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इसका माने कांग्रेस के खिलाफ जो एक शिकायत थी कि उन्होंने साहब एक्शन नहीं लिया, एक्शन तो कांग्रेस सरकार ने ले लिया है, लेकिन अभी तक जेडीएस से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संबंध विच्छेद नहीं किए। केवल जेडीएस ने प्रोज्वल रमन्ना को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, लेकिन जेडीएस की मदद आज भी भारतीय जनता पार्टी उन सभी चुनाव क्षेत्रों में ले रही है जहां पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। जहां जेडीएस लड़ने वाली थी वो क्षेत्र तो चुनाव हो गया, वो मैसूर रीजन का चुनाव हो गया जहां वोकलिंगा डोमिनेशन में है। लेकिन कांग्रेस ने शिकायत पूरी कर दी, उन्होंने एचडी रमन्ना साहब को गिरफ्तार कर लिया और वेट कर रहे हैं कि प्रोज्वल रमन्ना आए तो उनको भी अरेस्ट किया जाए और उनकी पेशी कराई जाए। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के अंदर वहां के जो गवर्नर साहब हैं, जो अक्सर वेस्ट बंगाल सरकार पे प्रश्न उठाते रहते हैं, उनके पास किसी महिला ने संपर्क किया। उनको एक महिला जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर थी, उन्होंने संपर्क किया, उन्होंने उसको, जैसा आरोप है, मैं कोई
आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो सर्कुलेशन में है। अब सत्य है असत्य है ये मैं नहीं जानता। तो महिला ने आरोप लगाया कि गवर्नर साहब ने राजभवन के अंदर जो संवैधानिक पीठ है और जो लोकतंत्र का एक प्रदेश के अंदर प्रतीक है और उसका रिप्रेजेंटेशन है, उसका शारीरिक शोषण किया। गवर्नर साहब ने शोषण किया, महिला ने आरोप लगाया। महिला के आरोप लगाने के बाद गवर्नर साहब ने बड़ी अच्छी एक भावात्मक एक पंक्तियां लिखी और उन्होंने कहा कि जो भी है आरोप लगाने वाले लगाएं, बारूद तोप मेरे पे झेलें, लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं किया। माननीय मोदी जी ने प्रोज्वल रमन्ना पे, एसडी रमन्ना पे आज तक एक शब्द नहीं बोला। गवर्नर साहब पे जो आरोप लगे हैं उस पर एक शब्द नहीं बोला। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन पे भी इसी प्रकार के शारीरिक शोषण का आरोप लगा था, एक महिला ने लगाया था। उन्होंने उसकी जो जांच कमेटी बनाई उसमें खुद बैठ गए, जांच कमेटी में एक्यूज खुद बैठ गया, उसकी अध्यक्षता की और अपने को निर्दोष साबित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पुरस्कृत किया इस काम के लिए और उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। मैंने महिलाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले, उनके शील के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों का एक उदाहरण आपने कर्नाटका में देखा, एक उदाहरण आपने वेस्ट बंगाल में देखा और एक उदाहरण आपने दिल्ली में देखा। ये वो भारतवर्ष है, ये वो सनातन भूमि है जहां पे द्रौपदी के अपमान के लिए महाभारत हुई और मैया सीता के अपमान के लिए और उनके अपहरण के जुर्म में पूरा युद्ध हुआ, जो भगवान श्री राम ने रावण के खिलाफ लड़ा और आज भी हम रावण मेघनाथ को जलाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने एक बहुत अच्छा काम किया और मेरे ख्याल से जो बाकी इंडिया अलायंस के लोग हैं उनको भी संभवतः ये करना चाहिए। उन्होंने चौराहों चौराहों पे, जैसा बताते हैं, चौराहों चौराहों पे एलसीडी लगा दिए और एक यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियोज उन्हें चला दिए। ध्रुव राठी आप जानते हैं आज पूरे विश्व में सबसे बड़े यूट्यूबर माने जाते हैं, एक एक 1.5 करोड़ उनके व्यूज होते हैं। जुझारू बालक हैं, युवा हैं, हरियाणा के हैं और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मैं उनको मानता हूं। पिछली बार जब उन्होंने अपनी वीडियो बनाई तो उन्होंने कहा भी, निवेदन भी किया लोगों से कि मेरी वीडियो को देखो और इसे प्रचारित करो, क्योंकि संचार के युग में अगर उनकी वीडियो जो क्रांतिकारिता जगाती है, जो असलियत से रूबरू लोगों को कराती है, जो लोगों को सच्चाई बताती है, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे वो सारे लोग हों जो कि आज लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जनता तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस प्रकार वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ध्रुव राठी के वीडियोस को प्रचारित प्रसारित किया है और लोकतंत्र पे जो खतरे हैं, संविधान पे जो खतरे हैं, गिरती हुई भाषा की जो मर्यादाएं हैं, उसके बारे में ध्रुव राठी ने लोगों को जो जागृत किया है, जो रवीश कुमार कर रहे हैं, इसके बारे में लोगों को जानने का अधिकार है और यह हम सभी लोगों का कर्तव्य है जो कि आज के तारीख में देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात तो जनता तक पहुंचाएं, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाएं, चाहे ट्विटर के माध्यम से पहुंचाएं, चाहे फेसबुक के माध्यम से पहुंचाएं या एलसीडी लगाकर और उसे प्रचारित प्रसारित कर तक देश के बाकी जनता के को जागरूक करके जिस प्रकार से उनको जो गुमराह किया है उसकी भरपाई की जा सके और जनता को वास्तविकता देश की पता चल सके। एक खबर और मार्केट में है, सच है झूठ मुझे फिर नहीं पता है, ये सोशल मीडिया में फैलाई गई खबर है और फैली हुई खबर है। कोविशील्ड बनाने में जुटे हुए एक वैज्ञानिक की हत्या कर दी गई है। सोशल मीडिया पे मुझे वीडियो मिला है, मैं
सत्यता प्रमाणित नहीं, किसी भी चीज की सत्यता प्रमाणित नहीं कर रहा हूं। ये जो यूट्यूब में और सोशल मीडिया में चल रहा है वो आपको बता रहा हूं, मैं इसे प्रचारित नहीं कर रहा हूं, मैं केवल बता रहा हूं। जो वैज्ञानिक की हत्या हो गई, तो क्या कोविशील्ड जो हिंदुस्तान के बहुत बड़ी जनसंख्या को जबरदस्ती बाध्य करके लगाई गई, बिना उसके होटल में एंट्री दी नहीं दी गई, एयरपोर्ट्स में हर जगह उसकी चेकिंग हुई और अपनी फोटो उसमें लगा दी गई। मतलब कोविशील्ड हमको कम लगाई और अपना प्रचार प्रसार ज्यादा किया, और यह बताया गया जैसे बहुत बड़ा एहसान देश की जनता के साथ उन्होंने किया है। जबकि आज तक हिंदुस्तान में जितने भी वैक्सीन लगे हैं वो मुफ्त में ही लगे हैं, और ऐसा बताया गया कि जो कोविड का वैक्सीन है ये बताकर और इसे लगवाकर देश की जनता के साथ बहुत बड़ा एहसान किया गया है। जब ये पता चला कि विदेशी कोर्ट में जो ये कोविशील्ड बनाने वाले लोग थे, इन्होंने खुद स्वीकार किया कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, और कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिसमें लोगों को हार्ट अटैक्स और ब्लड क्लॉटिंग हुई है, जुर्माना भी भरा। 2 थी वैक्सीन, एक कोवैक्सीन थी, एक कोविशील्ड थी। कोवैक्सीन पे ऐसी कोई शिकायत नहीं थी, कोविशील्ड ने अब एक्सेप्ट किया है कि शिकायत थी, और ये शायद साइंटिस्ट को पता था। माननीय मोदी जी ने जो वैक्सीन लगवाई थी, जैसा बताया गया था लगवाई थी, फोटो सेशन भी हुआ था, वो कोवैक्सीन लगवाई थी, कोविशील्ड नहीं लगवाई थी। क्या उनको पता था कि कोविशील्ड में खतरा है? बाकी देश के अंदर जो दिया गया वो कोविशील्ड दिया गया। उसके बाद ये कोविशील्ड पूरे हिंदुस्तान में लगवाई गई, कई डोजेज लगवाई गई, और ये बताया गया मुफ्त में लगवाई, तो 35,000 करोड़ का हमने एहसान देश पे किया है। और बाद में पता चला कि वो 35,000 करोड़ रुपए इसलिए दिए गए कि 52 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड इस कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी से लिया गया, और वो निर्माता जो है देश छोड़ के भाग गया और विदेश जाके सेटल हो गया। तो एक तरफ कर्नाटका का कांड, वेस्ट बंगाल का कांड, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का काम, और उसके बाद हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ जो कोविशील्ड के माध्यम से हुआ। तो क्या हम लोग पे टेस्टिंग की गई? क्या हम लोगों पे ये किस प्रकार का, जैसे होता है कि जो नई दवा बनती है उसको टेस्ट किया जाता है जानवरों के ऊपर, हमको जानवरों की तरह उपयोग में लाया गया? एक तरफ प्रचार प्रसार किया गया कि हमने मुफ्त लगवाया, दूसरी तरफ से पैसा लिया गया चुनावी बॉन्ड के माध्यम से, और तीसरी तरफ से हम लोगों पे टेस्ट किया गया कि देखते हैं इसका क्या असर होता है। और ये वैज्ञानिक के बारे में जो मैंने बताया, ये तो सारी चीजों से ऐसा लगता है कि मामला तो बहुत घालमेल वाला है। जैसे कहते थे ना, आपदा में अवसर ढूंढते हैं, तो क्या आपदा में अवसर ढूंढा गया है? एक ऐसी आपदा दिखाई गई जो थी भी नहीं भी थी, क्या था पता नहीं, लेकिन क्योंकि मेरी बहुत लोगों ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिन्होंने नहीं लगवाया वैक्सीन और स्वस्थ हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविशील्ड लगवाया, वैक्सीन लगवाई और पीड़ित हैं। ये भी लोगों ने बताया कि जब से उन्होंने वैक्सीन लगाई है तब से जो बीमारी 5-6 दिन में ठीक होती थी अब महीनों ठीक नहीं हो रही है। तो क्या हमारी जो इम्यूनिटी थी वो खराब हो गई है और हमारे साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ किया गया है? कल मैं एक कार्यक्रम में था, एक डिबेट में था, वहां राहुल गांधी ने जिस प्रकार से मोदी जी के लिए कहा कि वो बैठता है, उठता है, जाता है, चलता है, उस बड़ी आपत्ति हो रही थी। आपने देखा होगा माननीय मोदी जी ने एक भाषण दिया है जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी जी के लिए बिल्कुल इसी प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है। जाती है, भाग गई, भगा दिया, वो चली गई, जबकि माननीय सोनिया गांधी हमारे देश की बहू हैं, हमारे देश में दूसरे देश से आई हैं, और हमारे देश की सनातनी परंपरा में जब कोई बेटियां ब्याह के हमारे घर में आती है, समाज की बेटी हो जाती है, और वो बहू हमारे लिए सम्मान का प्रतीक होती है, नारी। माननीय मोदी जी बड़ी उम्र की,
देश के एक शहीद की विधवा, जिसने अपने हाथों से अपनी सास के क्षत विक्षत शरीर को अपनी बाहों में रखा है, अपनी गोद में रखा है। क्योंकि जब गोली मारी गई इंदिरा जी को तो सबसे पहले उन तक पहुंचने वाली सोनिया गांधी थी। जब राजीव गांधी का शव आया था, जब उनको चीथड़े उनके उड़ा दिए थे बम विस्फोट में, तो राजीव गांधी के शरीर के टुकड़ों को समेटने वाली और आंखों से आंसू इसलिए नहीं बहाने वाली कि अगर देश के बड़े नेता की आंख से आंसू बहेंगे तो देश के आंसू बहेंगे और देश विचलित हो जाएगा, जो करना उचित नहीं है। उन्होंने अपने ढांढस को बधाया था, अपने बच्चों को अपने बाहों में लपेटा था, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, और अपनी व्यथा को किसी के सामने प्रकट नहीं किया था। राजनीति में नहीं आई थी वो। लेकिन जब कांग्रेस में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी और उसके बाद बाकी कांग्रेस का अपना एक अलग काल शुरू हुआ, जब बहुत ज्यादा उन पे फोर्स किया गया तब वो राजनीति में आई। और राजनीति में केवल इसलिए आई कि कांग्रेस को मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है। जब 2004 में शाइनिंग इंडिया का नारा लग रहा था और ये माना जा रहा था कि अटल जी तो जीत ही जाएंगे, इलेक्शन को प्रीपोन किया गया था, कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और अपोजिशन की गवर्नमेंट बनी थी। सबसे पहली चॉइस सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी से कहा था कि देश का प्रधानमंत्री है, बल्कि लोगों ने निवेदन किया था, लोगों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी और सोनिया गांधी ने मना कर दिया था। आपके पास देश में कितने ऐसे उदाहरण हैं जिसमें किसी व्यक्ति को कहा जाए कि देश का प्रधानमंत्री बन जाए, वो इनकार कर दें। उन सोनिया गांधी के लिए किन अपशब्दों का उपयोग किया गया है और किस व्यक्ति द्वारा, जो कि देश का सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ है, जिसका काम है देश की मर्यादा को स्थापित करना। आप एक वीडियो मुझे दिखा दीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री का, चंद्रशेखर का, वीपी सिंह का, मोरारजी भाई का, अटल बिहारी वाजपेयी का, पीवी नरसिम्हा राव का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जिसमें कहीं भी किसी ने इस प्रकार के शब्दों का उपयोग विपक्षियों के द्वारा के लिए किया हो। एक भी वीडियो या आप दिखा दीजिए अपोजिशन वालों ने किया हो या सत्ता पक्ष वालों ने किया। यह वो देश है जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू अटल बिहारी की पीठ थपथपाते हैं, जहां अटल जी इंदिरा जी को दुर्गा कहते हैं, जहां अटल जी कहते हैं कि राजीव गांधी ना होते तो मैं जीवित ना रहता। ये वो शालीन परंपरा वाला देश है। अगर आप ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, अगर देश ने आपको सत्ता सौंपी है, तो आपको देश के अंदर मर्यादाओं को कायम करने का उत्तरदायित्व तो आपका है। भगवान श्री राम ने मर्यादाएं कायम की क्योंकि वो राजा थे। मर्यादाएं काम करना राजा का काम है। राजा को जो करता हुआ जनता देखती है, जनता वो करती है। अगर सनातनी मूल्यों का निर्वहन राजा नहीं करेगा तो जनता कैसे करेगी? फिर तो जनता भी कहेगी हमने भी संन्यास ले लिया, ऐसा कर दिया। अगर इस प्रकार के शब्दों का, जहां 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात हो, जहां जर्सी गाय की बात हो, जहां विदेशी बछड़े की बात हो, जहां शूर्पणखा की हंसी की और अट्टहास की बात हो, तो मर्यादाएं तो ऊपर से स्थापित होती हैं। और किसी नारी के लिए, किसी शहीद की विधवा के लिए, किसी अपने से बड़ी उम्र की महिला के लिए, चाहे वो आपकी विरोधी पक्ष की हो, लेकिन वो आपके देश की बहू है, आपके देश की मर्यादा और आबरू यह है कि उसके पति का निधन होने के बाद आपको उसे मर्यादित व्यवहार आपको करना चाहिए, और आप नहीं करते तो गाली तो खाएंगे ही आप। फिर आप शिकायत क्यों करते हैं कि हम गाली हमको बहुत लोग देते हैं? तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने आपको वर्णित किया, कर्नाटका के अंदर वहां पे आपने
ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दे दिया। माने उस एरिया में आपको ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार के अलावा कोई व्यक्ति ही नहीं मिला। जबकि वेस्टर्न यूपी का इलेक्शन हो गया, आप जानते थे कि वेस्टर्न यूपी में बड़ा रोष है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। या इलेक्शन हो गया तो आपने टिकट दे दिया। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि हरियाणा में भी इलेक्शन नहीं हुआ है, पंजाब में नहीं हुआ है, और पंजाब हरियाणा में वो लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा जो कार्रवाई उन्होंने की थी उसका रोष इस एरिया में बहुत ज्यादा है, दिल्ली में बहुत ज्यादा है। तो लोग प्रतिकार लोकतांत्रिक रूप से लेंगे। तेनी मिश्रा का टिकट नहीं काटा आपने, उनके बेटे ने चाहे कुछ भी कुकृत्य किया हो। तो जहां अपोजिशन, फिर एक और खबर है, फिर मैं कह रहा हूं सच है झूठ मुझे नहीं पता। संदेश खाली में जो बताया गया कि जैसे वो बहुत बड़ा एक सेक्स स्कैंडल था, एक वीडियो लीक हुई है, सच है गलत मुझे नहीं पता, जिसमें बताया है बीजेपी के ही एक नेता ने कि वो बीजेपी द्वारा प्रायोजित थी। संदेश खाली का जो मुजरिम है वो जमीन के कब्जे का मुजरिम है, सेक्स स्कैंडल नहीं है वो। लेकिन क्योंकि वो बंगाल का था, क्योंकि वो एक मुसलमान था, उसको प्रचारित प्रसारित किया गया और हिंदू मुसलमान का भेद पैदा किया गया। और जो कर्नाटका के अंदर जो दोषी है वो मुसलमान नहीं है, इसलिए नहीं। लेकिन इस देश की शहादत दी है, हमारे देश में हर धर्म और जाति के लोगों ने दी है। हमारा 142 करोड़ का एक परिवार है और इस परिवार का हर सदस्य हमारे लिए सम्मानित है, चाहे किसी धर्म और जाति का हो। तो एक धर्म को जिसकी सबसे ज्यादा शहादत रही, सिखों की बहुत ज्यादा शहादत रही, मुसलमानों की रही, हिंदुओं की रही, बौद्धों की रही, जैनियों की रही, कोई धर्म ले लीजिए। उस समय तो ये कोई बात ही नहीं थी कि कौन किस धर्म जाति का है, सब मिलकर देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। उन्हें अगर बांट दिया जाए, उन्हें तोड़ दिया जाए तो देश एकजुट कैसे रह सकता है। तो ये जो मर्यादाओं की बात मैंने की है, इस पे विचार कीजिएगा, इस पे सोचिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा कि डज इट मेक सेंस। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस प्रकार का एक प्रतिरूप हमें दिखाई पड़ रहा है आज सत्ता पक्ष में, उससे मर्यादाएं भी खंडित हो रही हैं, देश भी कमजोर हो रहा है और देश भी सामाजिक टूटन की तरफ बढ़ गया है और देश खतरे में है। इसलिए देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की आवश्यकता आप लोगों को है। ध्रुव राठी की वीडियोस को, रवीश कुमार की वीडियोस को और जो जो वीडियोस आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए कार्य कर रही है, उनको प्रचारित कीजिए, उनको फॉरवर्ड कीजिए, उनको सुनिए, सुनाइए, जिससे लोगों के अंदर जो जहर घोला गया है उसे कम किया जा सके, थोड़ी शांति देश में स्थापित की जा सके और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः का जो हमारा लक्ष्य है उसे पूरा किया जा सके। प्रणाम, नमस्कार और धन्यवाद।